नमः। नमः संस्कृताय। ज्ञान वैविध्य यूट्यूब कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हमने अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वाला सूत्र अध्ययन कर लिया था और उसके बाद में जो अगला सूत्र आता है वो सूत्र है नदी भीश्च। नदी भीश्च सूत्र क्या कहता है? नदी भी सह संख्या समस्यते, मतलब नदीवाचक शब्दों का संख्यावाची शब्दों के साथ अगर समास हो जाए तो वह 100% अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अव्ययी भाव समास में अगर आगे नदीवाचक शब्द और पीछे अगर संख्यावाची शब्द है तो 100% उसमें अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास में अगर नदीवाचक और संख्यावाचक शब्दों का समास हो रहा है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास ही होगा। तो अब जो हमारा सूत्र आता है वो सूत्र है नदी भीश्च। नदी भीश्च ये सूत्र क्या कहता है? नदी भी सह संख्या समस्यते, मतलब नदीवाचक शब्दों का अगर संख्यावाची शब्दों के साथ समास हो रहा है तो वहां पे अव्ययी भाव समास ही होगा और इस सूत्र से अव्ययी भाव समास होगा। तो अगर इसके उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण है पंचगंगम और द्वियमुनम। द्वियमुनम तो आप ही देख लीजिए, पहले नदीवाचक शब्द है और बाद में संख्यावाची शब्द है, या पहले संख्यावाची शब्द है। कैसे भी करो, अगर कहते हैं कि नदीवाचक शब्दों का संख्यावाची शब्दों के साथ समास हो रहा है तो वह 100% अव्ययी भाव समास ही होगा। तो ये देख लीजिए, संख्यावाची शब्द है और पीछे नदीवाचक शब्द है तो अव्ययी भाव समास ही होगा। अब ये इसके दो उदाहरण है पंचगंगम और द्वियमुनम। तो पंचगंगम कैसे बनेगा? पंचगंगम, पंचगंगम इसका लौकिक विग्रह करें तो होता है पंचानाम गंगानाम, पंचानाम गंगानाम समाहार। और यह सूत्र एक बात और कहता है कि नदी भी संख्या समस्यते, और कहता है कि समाहारे अंते, समाहार अर्थ में यह समास करता है। तो इसका लौकिक विग्रह में भी यह हो जाता है कि पंचानाम गंगानाम समाहार पंचगंगम। तो ये इसका लौकिक विग्रह हो गया पंचानाम गंगानाम समाहार, ये इसका लौकिक विग्रह हो गया। अब इसका अलौकिक विग्रह करें तो पंचन प्लस आम और गंगा प्लस आम, गंगानाम, पंचानाम गंगानाम समाहार, गंगा प्लस आम, यह इसका अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह। अब इसमें यह सूत्र काम करता है नदी भीश्च। तो इससे समास संज्ञा हो गई नदी भीश्च इति सूत्रेण समास संज्ञा कृते। समास संज्ञा, समास संज्ञा। अब आगे वही तरीका, समास प्रकरण में क्या होता है कि समास प्रकरण में जो यहाँ पे लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह और समास संज्ञा करने वाला सूत्र ही परिवर्तन होता है और बाद के अंदर वही तरीका चलता है प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का रूप होता है। परिवर्तन सिर्फ लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह और समास संज्ञा करने वाले सूत्र ही परिवर्तन होते हैं, या फिर एक या दो कोई सूत्र बीच में आते हैं, जैसे वो कोई अलग ही कार्य करते हैं अपना, तो
और बाकी पूरा तरीका समान चलता है। तो वही कृतधि समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, कृतधि समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लुक, सुपो धातु हो प्रातिपदिकों से सुप का लुक हो गया सुप लुक। तो सुप लुक होने के बाद स्थिति हमारे सामने आती है पंचम और गंगा। यह स्थिति हमारे सामने आ जाती है, पंचन और गंगा। अब यहाँ पे एक सूत्र आएगा जो न का लोप करता है। वो सूत्र है न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। न लोपः प्रातिपदिक के अंत में अगर न है, न लोपो प्रातिपदिकान्तस्य, प्रातिपदिक के अंत में अगर न है तो उसका लोप हो जाता है। तो यही सूत्र कहता है कि न लोपो प्रातिपदिकान्तस्य, न लोपो प्रातिपदिकान्तस्य। यह सूत्र न का लोप कर देता है तो यहाँ पे स्थिति बन जाती है पंच और गंगा। अब यह गंगा क्या है? यह गंगा एक स्त्रीवाची शब्द है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर स्त्रीवाची शब्द आ जाए तो उसको एक सूत्र आता है हर्षवो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। उस सूत्र से अगर स्त्रीवाची शब्द है तो वो हर्षव हो जाता है। तो इससे पहले हमें इसकी उपसर्जन संज्ञा करनी होगी। उपसर्जन संज्ञा इसमें करता है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, चा पूर्व निपाते। इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है और उपसर्जन संज्ञा होने के बाद में गोस्त्रियो उपसर्जनस्य, गोस्त्रियो उपसर्जनस्य। इस सूत्र के द्वारा अगर स्त्रीवाची शब्द है तो स्त्रीवाची शब्द हर्ष हो जाता है। तो यहाँ पे पंच और गंग यह रूप बन जाता है, पंचगंग। अब यह प्रातिपदिक शब्द हमारे सामने आ जाता है तो इसमें वही कार्य होगा, एक देश विकृत मन्यनवत की सहायता से यहाँ पे सुबुत्पत्ति हो जाएगी। और अगर सुबुत्पत्ति हो जाएगी तो वही कार्य है सुबुत्पत्ति। और अगर मैं इसे कह दूं कि स्वादि कार्य, सुआदि कार्य होने पे अगर यहाँ पे लिख दूं स्वादि कार्यम, स्वादि कार्यम आप सब समझ रहे हैं कि स्वादि कार्यम के अंदर सुआदि प्रत्यय का जो कार्य होता है वह होता है। तो पंचगंगम में यहाँ पे सु आएगा और सु का ना अव्ययी भावात तो अमत्व पंचम्या से अमादेश और अम का अमी पूर्व से पूर्व रूप और पंचगंगम यह रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। पंच गंगम, यह रूप हमारा सिद्ध हो जाता है पंचगंगम। तो यह एक रूप हमने अव्ययी भाव समास में नदी भीष्ट सूत्र का एक रूप हमने देख लिया। अब जो इसका दूसरा रूप आता है तो इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, यही तरीका चलेगा। यहाँ पे कोई ज़्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सूत्र यही लगेंगे। बस यहाँ पे स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो हमारा ये अगला रूप है द्वियमुनम, द्वियमुनम। इसका लौकिक विग्रह करें तो द्वयोः यमुनयोः समाहार इति, द्वयोः यमुनयोः समाहार, द्वयो यमुनयोः समाहार। इसका लौकिक विग्रह
और अलौकिक विग्रह में इन दोनों में ओस प्रत्यय लगा हुआ है, तो वी प्लस ओस और यमुना प्लस ओस, यमुना प्लस ओस, यह इसका अलौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक विग्रह। अब नदी भी सूत्र के द्वारा समास संज्ञा, कृतदेश समास से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लुप्त होता है। तो यहाँ पे परिवर्तन में हमारे सामने स्थिति जो आती है वो आती है बी और यमुना। तो वही कार्य, यमुना एक स्त्रीवाची शब्द है तो इसका हर्ष हो जाएगा, तो इसके अंदर न लोप प्रातिपदिकांश ये सूत्र कार्य नहीं करेगा और एक विभक्ति च अपूर्व निपाते भी इसमें कार्य नहीं करेगा। इसमें सुपो धातु प्रातिपदिकों से लुप्त होने के बाद में वही प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग हो गया। पूर्व प्रयोग होने से ये द्वि यमुना हमारे सामने आ जाता है। तो द्वि यमुना रूप आ जाने से दो उपसर्जन से इसका हर्ष होगा। इसका अगर हर्ष हो जाएगा तो द्वियमुनम, ये द्वियमुन, द्वियमुन क्या रूप हमारे सामने आता है, द्वियमुन। हमें बनाना है द्वियमुनम, तो स्वादिकार्य करेंगे तो स्वादिकार्य में सुबोत्पत्ति होने के बाद में सुप्रत्यय और सुप्रत्यय का अव्ययादाप सुख से लोप हो रहा था द्वियमुन प्लस अम, तो उसको बात कर देता है ना अव्ययी भावात अतोमत्तो पंचम्या और अपना कार्य सिद्ध कर देता है। तो ना अव्ययी भावात अतोमत्तो पंचम्या से सु को अम और अमी पूर्व से पूर्व रूप होने के बाद में जो रूप बन जाता है द्वियमुनम, द्वियमुनम। तो नदी बीज सूत्र के ये दो रूप हमने पढ़ लिए। तो यह आपको याद रखने की बात है कि अगर कहीं पर भी संख्यावाची और नदीवाची शब्दों का समाहार या फिर उनका समास हो रहा है तो वहां पर अव्ययी भाव समास ही होगा। तो यह नदी बीज सूत्र हमने पढ़ लिया। और अब इसके बाद में जो अगला सूत्र आता है वो सूत्र है अधिकार सूत्र आता है। समास प्रकरण को पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप भी इसे पढ़ के आनंदित होंगे। तो क्योंकि मेरा अनुभव है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि समास प्रकरण में आनंद आ रहा है, क्योंकि जो व्याकरण है वो एक तरीके की गणित है। जब गणित के हम रूप बनाते हैं, गणित को अगर हम हल करते हैं तो जब हमारे कोई चीज़ समझ में आएगी तब ही हम अग्रसर होंगे और प्रेरित होंगे, उत्सुक होंगे उस चीज़ को करने में। तो जब आपके समझ में आ रही है तो आप उत्सुक होंगे और रूप बनाने के। तो ये व्याकरण ही गणित है। जब रूप हमारे समझ में आने लगते हैं या फिर यह तरीका हमारे समझ में आने लगता है, क्योंकि गणित और व्याकरण में तरीका लगभग सेम चलता है, समान चलता है, तो आप आनंदित जरूर होंगे। जरूर समास प्रकरण को आनंद से पढ़े। तो अगला हमारा जो सूत्र है तद्विधा, ये सूत्र अधिकार सूत्र है। ये क्या कहता है कि पंचम्यांते अधिकारो अयम, पंचम्यांते अधिकारो अयम। इसका तात्पर्य हो गया कि अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में जो 5वां अध्याय है उसके अंत तक इस सूत्र का अधिकार रहेगा। क्योंकि तद्विता यह सूत्र है कि 5वें अध्याय तक इसका अधिकार रहेगा और अगले अध्याय से तद्वित प्रकरण
सूत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो यह सूत्र अधिकार सूत्र है, 5 अध्याय तक समास प्रकरण है, तो यह तद्विता सूत्र 5वें अध्याय तक अपना अधिकार रखता है। तो अगला सूत्र आता है अव्ययी भावे शरत प्रवृत्ति। अव्ययी भावे शरत प्रवृत्ति। अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यः। यह सूत्र क्या कहता है कि शरदादिभ्यश्च टच स्यात्। शरत आदि जो गण है उन गणों के अंदर टच प्रत्यय करता है। कहाँ? समासांत। समासांत मतलब समास के अंत में। यह कहता है कि समासांते शरदादिभ्यश्च टच स्यात्। समास अंत के अंदर यह टच प्रत्यय करता है। समासांते टच प्रत्यय करता है समास अंत। तो इसके जो रूप है, दो रूप इसमें बनते हैं। एक रूप इसका है, एक रूप इसका चलता है प्रति विपासम, और दूसरा इसका रूप है उपसर्गम। यह दो रूप इसके चलते हैं, प्रति विपासम और उपसर्गम। इन दोनों के अंदर अव्ययी भावे शरत प्रवृत्ति यह समासांत टच प्रत्यय करता है। तो अगर हम इसके रूप देखें, अव्ययी भावे शरत प्रवृत्ति, अपन का सूत्र चल रहा है में से शेष रहता है, क्योंकि चय की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है और चय की ये तय की छुटू से संज्ञा हो जाती है, तो शेष इसमें ए बचता है। तो इसके जो रूप है प्रति विपासम और उपसर्गम, वो रूप हम देखें तो इसका रूप है प्रति विपासम। प्रति विपासम का लौकिक विग्रह करें तो इसका लौकिक विग्रह होगा विपासम प्रति। इसका अलौकिक विग्रह करें विपासम, विपास प्लस अम प्रति प्लस इसका अलौकिक विग्रह होगा। वही कार्य इसमें होगा। समास संज्ञा इस सूत्र से ही होती है। सर यह दो कार्य करता है, एक तो समास संज्ञा करता है और एक समासांत टच प्रत्यय करता है। तो अव्ययी भावे अपन इसको गहराई से न लें तो यहाँ पे समास संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक होने के बाद स्थिति आती है विपास और प्रति। तो इसकी उप
उपसर्जन संज्ञा करने वाला एक दूसरा सूत्र आता है, लक्षणे नाभि प्रति, लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य। इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्व से इसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो प्रतिविपास यह रूप हो जाएगा। अब इसमें स्वादिकार्य हो जाएगा, स्वादिकार्य में जब सुप्रत्यय हो जाएगा और सुका तो ना अव्ययी भावार्थ मतलब पंचम में ऐसे आदेश और अम्मी पूर्व से पूर्ण रूप होने के बाद में प्रतिविपासम यह सिद्ध हो, प्रतिविपासम रूप सिद्ध हो जाएगा। अब जो इसका अगला रूप है उपशरदम, उपशरदम शरदम, उप यानी समीप अर्थ, तो शरद है समीपम, शरदया शरदः समीपम। इसका लौकिक विग्रह हो गया अलौकिक विग्रह, शरद प्लस नस और उप प्लस सु, इसका अलौकिक विग्रह हो गया। समास संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकों से शुभ कालों में जब होता है तो स्थिति हमारे सामने आती है उप प्लस शरद, उपशरद। समास संज्ञा सम्यता शुभ लोक होने के बाद में स्थिति आती है शरद उप, और जब उपसर्जन संज्ञा होगी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से, ये लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य सूत्र केवल प्रतिविपासम रूप में ही यह कार्य करता है, तो इसमें तो वही सूत्र लगेगा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्व में से इसका पूर्व प्रयोग, तो पूर्व प्रयोग होने से उपशरद यह रूप आ जाएगा। फिर सो आदि कार्य होगा सुबोत्पत्ति प्रातिपदिक संज्ञा सो जैसे सुप्रत्यय और ना अव्ययी भावार्थ तो मत्वा पंचमिया से हम आदेश और अमी पूर्व से इसका पूर्व रूप होगा, तो उपशरदम ये रूप बन जाएगा, उपशरदम यह रूप बन जाएगा उपशरदम। परंतु हमने इसमें टच प्रत्यय भी करना है, तो वो टच प्रत्यय अपन जो अव्ययी भावे शरद प्रवृत्ति किया इस सूत्र को तो हमने देखा ही नहीं, परंतु यह सूत्र कार्य करता है जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, यह उपशरद में दया हलंत रहेगा। सम्यता मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि जब सुआधिकार्य होंगे, सुआधिकार्य होने से पूर्व सम्यता एक बार वापस आप देख लें कि जब प्रतिविपास और उपशरद यह यहाँ पे प्रातिपदिक बन जाते हैं, तब अव्ययी भावे शरद प्रवृत्ति क्या समास शांत टच प्रत्यय करता है, तो टच प्रत्यय होने के बाद में यहाँ पे तय और जय की एक संज्ञा हो जाती है, तो शेष ए बचता है, शेष बचता है ए। तो ए बचने के बाद में अब यह प्रातिपदिक हमारे सामने आते हैं प्रतिविपास और उपशरद। अब हम इनमें सु आदि कार्य करें, उपशरद प्लस सु प्रतिविपास प्लस सु, तो इनका अम आदेश हो जाएगा और अमी पूर्व से पूर्ण रूप होने के बाद में प्रतिविपासम और उपशरदम यह रूप हो जाएंगे। यह रूप कब होंगे जब समास संज्ञा वापिस जो सुबोत्पत्ति होने के बाद में पूर्व प्रयोग हो, पहले उसके प्रयोग समास संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सुबो धातु से सुप कालुक और उपसर्जन संज्ञा होने के बाद में जब पूर्व प्रयोग होता है, तब इनमें अव्ययी भावे शरद प्रवृत्ति जैसे समासांत टच प्रत्यय होता है। तो यह प्रतिविपासम और उपशरदम हमने पढ़ा। तो
आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में पढ़ेंगे और अव्ययी भाव समास के अन्य सूत्रों के पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में